हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 2 तक पढ़ लिया था। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 3 पूरा पढ़ लेंगे। तो चैप्टर 4 में मैं आपको सेक्शन 17 तक कराऊंगा। उसके बाद मैं अगले वीडियो में ये वाला एक्ट पूरा कंप्लीट करूंगा। वैसे मैं कोशिश तो पूरी करनी ही करूंगा। अगर कुछ रह जाएगा, अगर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो फिर हम उसके बाद फिर एक और वीडियो भी बनाएंगे। अगर ऐसा नहीं तो मैं अगले वीडियो में ये वाला एक्ट लगभग पूरा ही कर दूंगा। चलिए तो अभी पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 3 का कैसा है, क्या नाम है? पावर एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर, एक्सेट्रा। तो हमने ये देखा था कि जो ऊपर प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर्स को गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था, अब उनकी पावर्स क्या क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या क्या है। ठीक है, दोनों की, ये प्रोटेक्शन ऑफिसर की भी और सर्विस प्रोवाइडर्स की भी। सबसे पहला है इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एक्सक्लूजन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेंट। तो इंफॉर्मेशन देना पड़ेगी पब्लिक प्रोटेक्शन ऑफिसर को अगर किसी को भी कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी, और लाइबिलिटी नहीं रहेगी इन्फॉर्मेंट की अगर वो गुड फेथ में काम करता है। तो देखिए, एनी पर्सन हु हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस हैज बीन और इज बीइंग लाइकली टू बी कमिटेड, या तो हो चुका है या हो रहा है या फिर हो सकता है, तो वो इन्फॉर्मेशन देगा प्रोटेक्शन ऑफिसर को। और उसके ऊपर कोई भी सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं आएगी अगर वो गुड फेथ में काम कर रहा है, जो पर्सन इन्फॉर्मेशन दे रहा है प्रोटेक्शन ऑफिसर को। अब सेक्शन नंबर 5 है ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर्स एंड मैजिस्ट्रेट। तो देखिए, एक पुलिस ऑफिसर है, प्रोटेक्शन ऑफिसर है, सर्विस प्रोवाइडर है या मैजिस्ट्रेट है। कितने इस वाले 5 सेक्शन में कितने लोगों की बात करता है? 1, 2, 3 एंड 4। 5 सेक्शन में 4 लोगों की बात की गई है, जिसमें पुलिस ऑफिसर है, ऑफिस प्रोटेक्शन ऑफिसर है, सर्विस प्रोवाइडर है, मैजिस्ट्रेट। जिसको एक कंप्लेन रिसीव हुई है डोमेस्टिक वायलेंस की, या फिर वो उस जगह पर है जहाँ पे इंसिडेंट या डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, इंसिडेंट हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस का, तो उनके ऊपर एक राइट है कि वो इन्फॉर्म करेंगे एग्रीड पर्सन को, मतलब जिसके अगेंस्ट ये ऑफेंस हुआ है, कि उसका एक राइट टू एप्लीकेशन है फॉर ऑब्टेनिंग रिलीफ बाय वे ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर। अब प्रोटेक्शन ऑर्डर है या ऑर्डर ऑफ मॉनिटरी रिलीफ है, कस्टडी ऑर्डर है, रेसिडेंस ऑर्डर है या कंपनसेशन ऑर्डर है, या इनमें से कोई भी है। कितने तरीके के मतलब ऑर्डर्स बताए हुए हैं कि वो मांग सकता है, ऐसा बताना पड़ेगा। तो सबसे पहला है प्रोटेक्शन ऑर्डर 1, फिर मॉनिटरी रिलीफ वाला सेकंड ऑर्डर, और कस्टडी ऑर्डर थर्ड, और रेसिडेंस ऑर्डर है फोर्थ, और कंपनसेशन ऑर्डर है 5। या इन सबको मिला के भी कोई भी ऑर्डर बना सकते हैं। और अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, तो सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस अवेलेबल है उसके बारे में बताएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर अवेलेबल है, ये उसको बताया जाएगा। उसको लीगल एड का भी राइट है लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट के अंदर। और या अगर वो फाइल करना चाहे तो 498A ऑफ आईपीसी में भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है। और इसमें कुछ भी तरीके से ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें क्या है कि किसी भी तरीके से वो, जैसे पुलिस ऑफिसर है, उसकी ड्यूटी रहती है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो उसको डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। तो इसमें ये उसकी कोई भी पावर को ये एक तरीके से रिलीव नहीं करेंगे, ऐसा कह सकते हैं। मतलब पुलिस ऑफिसर की तो एक ड्यूटी होती है कि अगर कहीं भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो उसको वहां पे जाके इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगी। तो ये उस पावर को किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करता। देखिए, यहाँ पे लिखा है, प्रोवाइडेड नथिंग इन दिस एक्ट शैल कंस्टिट्यूट इन एनी मैनर एज रिलीव द पुलिस ऑफिसर ड्यूटी टू प्रोसीड अकॉर्डिंग विद द रिसीट ऑफ इन्फॉर्मेशन। फिर ड्यूटीज ऑफ शेल्टर होम, तो एग्रीड पर्सन ऑन बिहाफ, मतलब या तो एग्रीड पर्सन या उसके बिहाफ में प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी पर्सन इन चार्ज है शेल्टर होम का, कि उसको शेल्टर दे, जो भी एग्रीड पर्सन है, एंड प्रोवाइड शेल्टर टू एग्री पर्सन
इन द मतलब उसमें एक तरीके से शरण दिया जाएगा, शेल्टर होम, शेल्टर दिया जाएगा। फिर ड्यूटी ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, फिर वही है कि एग्रीड पर्सन को या उसके बिहाफ में प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर इन चार्ज ऑफ मेडिकल फैसिलिटी से बोलेंगे कि आप मेडिकल एड दीजिए उसको, और मेडिकल एड दीजिए एग्रीड को, मतलब अग्रीड को ही मेडिकल एड वगैरह दोनों चीजें एग्रीड को ही देंगी, है ना, ऑब्वियसली बात है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, अब प्रोटेक्शन ऑफिसर का मैंने आपको बताया था शायद शुरू में कि ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन ऊपर नहीं, अभी यहाँ पे बताया हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर के बारे में। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर के बारे में याद रखिएगा आप कि सेक्शन 8 में बताया है, तो स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट करेगी प्रोटेक्शन ऑफिसर ईच डिस्ट्रिक्ट में, जितने भी नंबर के उनको नेसेसरी लगते हैं, जैसे कोई बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पे ज़्यादा रहेंगे, और जनरली नहीं तो फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक तो रहेगा ही, और उसको एरिया बताएंगे कि उसके एरिया का कितना कितना उसका जुरिडिक्शन है, जहाँ पे वो अपनी पावर और ड्यूटीज को एक्सरसाइज करेगा। और जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा वो प्रेफरेबली वुमेन होना चाहिए, और उसके पास मतलब प्रेफरेंस वुमेन को मिलेगी, बाकी हो तो कोई भी सकता है। और उसको शाल, मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे ये, कि उसको वो क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो भी रूल्स बनाती है बाद में, ये जो चीज़ें हैं, जो क्वालिफ़िकेशन है, वो यहाँ तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन रूल्स तो रहते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, हर एक्ट से रिलेटेड, तो वो अलग से आपको पढ़ना चाहिए, अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो। फिर टर्म्स एंड कंडीशन जो सर्विस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर की रहेगी, वो एज़ मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जो भी प्रिस्क्राइब करेगी गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वैसा रहेगा। फिर ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर की क्या क्या ड्यूटीज रहेंगी। सबसे पहले तो वो मैजिस्ट्रेट को असिस्ट करेगा उनके फंक्शन को डिस्चार्ज करने में। दूसरा, वो डोमेस्टिक इंसिडेंटल रिपोर्ट बनाएगा सच फॉर्म सच मैनर में, जैसे उसको बताया गया है, और उसकी कॉपीज वो किस किस को फॉरवर्ड करेगा, पुलिस ऑफिसर को करेगा, एंड ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, जिसकी लोकल जुरिडिक्शन में वो भी कोई भी ऑफेंस हुआ है, वायलेंस हुआ है, और एलिज टू हैव कमिटेड, और सर्विस प्रोवाइडर, मतलब दो लोगों को देगा, एक पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, और दूसरा सर्विस प्रोवाइडर को उस एरिया के, एंड मेक एन एप्लीकेशन इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड टू द मैजिस्ट्रेट if the agreed person so desires, claiming a relief of for in issuance of protection order। तो एक एप्लीकेशन बनाएगा, अगर वो एग्रीड पर्सन बोल रहा है कि मेरे लिए मेरा प्रोटेक्शन ऑर्डर इशू करने के लिए एप्लीकेशन बनाइए, तो हेल्प करेगा। फिर डी पॉइंट में देखिए, इंश्योर करेगा कि एग्रीड पर्सन को लीगल एड सर्विस, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट की तरफ से जो सर्विस मिल रहा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है या नहीं मिल रही है, जिसके ऊपर कंप्लेन की गई है या नहीं, मतलब की गई है या नहीं, नहीं कंप्लेन जिसके ऊपर की गई है उसके रिलेटेड उसको लीगल एड वगैरह मिल रही है, इंश्योर करना है उसकी ड्यूटी। फिर ऑल सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइडिंग लीगल एड काउंसलिंग, शेल्टर होम, मेडिकल फैसिलिटीज लोकल एरिया विद इन द jurisdiction ऑफ मैजिस्ट्रेट, तो वो मेंटेन करेगा, सबकी लिस्ट बना के रखेगा कि कौन कौन से, जिस भी एरिया में मैजिस्ट्रेट की jurisdiction है वहाँ पे कौन कौन लोग हैं जो लीगल एड प्रोवाइड कर रहे हैं, काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, शेल्टर होम प्रोवाइड कर रहे हैं, या मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। और अवेलेबिलिटी के बारे में चेक करेगा कि शेल्टर होम है, और इफ एग्रीड पर्सन सो रिक्वायर्ड, तो उस अगर और एग्रीड पर्सन को अगर चाहिए तो उसकी कॉपी को फॉरवर्ड कर देगा, वो रिपोर्ट कर देगा एग्रीड पर्सन को, शेल्टर होम में और पुलिस स्टेशन को, और उन मैजिस्ट्रेट के पास जिनके पास जुरिडिक्शन है। मतलब क्या है कि सेफ शेल्टर होम बनाएगा, अवेलेबिलिटी करेगा, मेक सेफ शेल्टर होम एग्रीड पर्सन, अगर एग्रीड पर्सन को जरूरत है, और उसकी कॉपी को फॉरवर्ड करेगा कहाँ पे, जहाँ पे एग्रीड पर्सन, जहाँ पे रिपोर्ट की गई है एग्रीड पर्सन की, या फिर शेल्टर होम की, मतलब जहाँ पे शेल्टर होम है, टू द पुलिस ऑफिसर और मैजिस्ट्रेट, जिस एरिया में मैजिस्ट्रेट है। मतलब क्या हुआ कि जनरली कोई किसी को भी अगर
शेल्टर होम की ज़रूरत है, तो सबसे पहले शेल्टर होम उसको दे दिया जाएगा, उसकी कॉपी जो है वो दे दी जाएगी जहाँ पे ये एग्रीड पर्सन है उस जगह की शेल्टर होम वाले पुलिस स्टेशन में और मैजिस्ट्रेट जिनके पास जुरिडिक्शन है उनके पास टू गेट एग्रीड पर्सन मेडिकली एग्जामिन्ड। अब कैसा है कि जब भी उनको लगता है कि ये जो विक्टिम है उसको बहुत सारी इंजरीज हुई है, ही सस्टेन बॉडीली इंजरीज एंड फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ मेडिकल रिपोर्ट टू द पुलिस स्टेशन। तो सबसे पहले कैसा है कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे। अब मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद जो उसकी इंजरीज है उसकी जो रिपोर्ट है उसकी कॉपी हम मेडिकल रिपोर्ट भेजेंगे पुलिस स्टेशन को और मजिस्ट्रेट के पास जिनके पास जुरिडिक्शन। और इंश्योर करेंगे कि उसको मॉनेटरी रिलीफ जो सेक्शन 20 में दिए जाते हैं वो कंप्लाई भी हुए हैं और एग्जीक्यूट हुए हैं। मतलब कंप्लाई मतलब ऑर्डर पास हुए हैं और एग्जीक्यूट मतलब उनको एग्जीक्यूट भी कर दिया गया, मतलब दे भी दिया गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेपर पे वर्क हुआ है। इनके अकॉर्डिंग मतलब जो कोड ऑफ सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग और बाकी जो भी ड्यूटीज हैं जो प्रिस्क्राइब की गई हों। और जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा वो कंट्रोल सुपरविजन में होगा मैजिस्ट्रेट पे और उसको वो सारी ड्यूटीज करना पड़ेंगी जो कि उसको इम्पोज की गई है मैजिस्ट्रेट के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा और इस एक्ट के द्वारा। अब सेक्शन 10 देखिए, सर्विस प्रोवाइडर subject to such rules may as may be made in this behalf any voluntary association registered under the societies registration act। अब सर्विस प्रोवाइडर्स का मतलब बता रहा है कि सर्विस प्रोवाइडर कौन होंगे, तो कोई भी एक वॉलंटरी एसोसिएशन होगी जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में हुई है उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। सॉरी, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, या मतलब दो चीजें हो सकती हैं, या तो सोसाइटी रजिस्टर्ड होगी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में या फिर कंपनी रजिस्टर्ड होगी कंपनी एक्ट और अनदर लॉ टाइमिंग इन फोर्स, या तो किसी और लॉ में टाइमिंग फोर्स के लिए जो भी होगी मतलब टाइमिंग। और उनका ऑब्जेक्टिव होगा कि प्रोटेक्शन करना राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ वुमेन बाय लॉफुल मीन्स। तो वो उन चीज़ों को जैसे कि लीगल एड हो गया, मेडिकल हो गया, फाइनेंशियल असिस्टेंट हो गया, सेल्फ फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट, जिस एक्ट के लिए जो कुछ भी बनाया हुआ है तो वो ये सब करे। और जो सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे उनकी क्या पावर रहेगी, तो उनकी ये पावर दी हुई है। सबसे पहला है कि वो रिकॉर्ड करेंगे कि डोमेस्टिक इंसिडेंटल रिपोर्ट इज सच फॉर्म एज एग्रीड पर्सन डिजायर। सबसे पहले कैसा है कि उनको एक रिकॉर्ड करना पड़ेगा डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो कि प्रिस्क्राइब फॉर्म में एग्रीड पर्सन ने डिजायर मतलब जो जैसा कि एग्रीड पर्सन चाहता है और उसको फॉरवर्ड करेगा मैजिस्ट्रेट को, प्रोटेक्शन ऑफिसर को, जिसकी जुरिडिक्शन में वो वायलेंस हुआ है। फिर एग्रीड पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मतलब जैसे वो करवाता है वहां पे यहाँ पे ये करवाएंगे कि एग्रीड पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन, उसकी कॉपी जो होगी वो प्रोटेक्शन ऑफिसर को दी जाएगी, पुलिस स्टेशन पे दी जाएगी जिसकी लोकल जुरिडिक्शन में ये सब हुआ है। फिर वही शेल्टर होम देखेंगे कि शेल्टर होम अगर उसको रिक्वायरमेंट है तो शेल्टर होम में उसकी कॉपी को लॉन्च कर देंगे रिपोर्ट और पुलिस स्टेशन में दे देंगे जिसकी लोकल जुरिडिक्शन में ये हुआ है। और इनके अगेंस्ट कोई भी सूट और प्रोसीडिंग नहीं लगा सक मतलब होगी अगर इन लोगों ने कुछ भी किया है। एनी सर्विस प्रोवाइडर और उनके जो भी मेंबर सर्विस प्रोवाइडर के who deemed to be acting and purporting under this act anything in good faith, अगर उन्हें गुड फेथ में कुछ भी काम किया है, अगर अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करते हुए एक्सरसाइज करते हुए अपनी पावर्स को फंक्शंस को, तो उनके ऊपर किसी भी तरीके का सूट प्रोसिक्यूशन या अदर प्रोसीडिंग नहीं लगेगी।
अब ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट सेक्शन 11 में है कि ड्यूटीज क्या है गवर्नमेंट की, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और हर एक स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटीज है। सबसे पहली कौन सी ड्यूटी है कि वो देखे कि इसके जो भी एक्ट है ये इसकी अच्छी तरीके से पब्लिसिटी हो रही है, मतलब हर किसी को ये एक्ट पता चलना चाहिए कि ऐसा कुछ एक्ट है, ये हमारे राइट्स हैं। तो टेलीविजन, रेडियो या प्रिंट मीडिया रेगुलर इंटरवल्स में ये वो देखते रहेंगे कि अच्छे तरीके से सब प्रचार हो रहा है, नहीं हो रहा। फिर है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को इंक्लूड करेंगे कि और पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट भी, मतलब ये चारों आ जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस ऑफिसर, मजिस्ट्रेट की इसके बारे में सेंसिटाइजेशन एंड अवेयरनेस हो, मतलब अवेयरनेस हो, ट्रेनिंग हो इसकी इश्यूज से रिलेटेड एड्रेस करने के लिए। फिर कोऑर्डिनेशन बनाएंगे सर्विस प्रोवाइडेड बाय द कंसर्न मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट डीलिंग विद लॉ है और जो भी मिनिस्ट्रीज हैं उनके बीच में, होम अफेयर्स के इंक्लूडिंग लॉ, हेल्थ, ह्यूमन रिसोर्स, टू एड्रेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, एस्टेब्लिश एंड periodical रिव्यू ऑफ सेम इज कंडक्टेड, और protocol for the various ministries concerned in delivery for services to the women under this act, including the courts prepared to put in place। तो यही है कि प्रोटोकॉल्स भी बनाए जाएंगे बहुत सारे वेरियस मिनिस्ट्रीज के कि कंसर्न डिलीवरी हो रही है सर्विस की कि नहीं, और उसमें से कोर्ट को प्रिपेयर किया जाएगा, इंक्लूडिंग द कोर्ट्स आर प्रिपेयर टू पुट इन प्लेस। तो ये हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 मैं पूरा नहीं पढ़ाने वाला, मैंने आपको बताया था अभी इस वीडियो में, तो वो अगली वीडियो में कवर हो जाएगा जितना भी इस वीडियो में रह जाए। तो आप ये मत समझिएगा कि अब बस ये यहाँ पर ही छोड़ देंगे। तो देखिए चैप्टर 4 है प्रोसीड्यूर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स एंड रिलीफ। अब कैसा है कि रिलीफ अगर उसको मिलना है तो रिलीफ उसको मिलेगा कैसे, क्या क्या प्रोसीजर होगा, तो प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स एंड रिलीफ तो कैसे होगा। तो सबसे पहले कैसा है कि या तो एग्रीड पर्सन या प्रोटेक्शन ऑफिसर उसके बिहाफ में, या कोई अदर पर्सन है उसके बिहाफ में एक मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन लिखेगा, मे प्रेजेंट एन एप्लीकेशन टू मैजिस्ट्रेट। और इस वाले एक्ट में उस वाले मतलब इस एक्ट में एक या एक से ज्यादा रिलीफ मांग सकता है। ठीक है। अब मैजिस्ट्रेट इसको कंसिडरेशन में लेगा, और डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो उसको मिलेगी प्रोटेक्शन ऑफिसर से और सर्विस प्रोवाइडर से, मतलब प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर से जो कुछ भी होगा रिपोर्ट आएगी, फिर उसको वो कंसिडरेशन में लेगा। अब may include any relief for issuance of order for the payment of compensation damages without prejudice to right of such person to institute a suit for compensation of damages for the injuries caused by act of domestic violence committed by respondent। तो उसमें किसी भी तरीके का रिलीफ हो सकता है जो कि अश्योर किया गया ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ डैमेजेस हो सकता है विदाउट, और उसका कोई भी राइट इससे अफेक्ट नहीं होगा। टू इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर कंपनसेशन ऑफ डैमेजेस इंजरीज कॉज्ड बाय द एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस कमिटेड बाय द रिस्पोंडेंट। तो ये रिलीफ मांगने के बाद भी ऐसा नहीं है कि वो सूट और नहीं फाइल कर सकती, लेकिन अगर उसने और कोई सूट फाइल कर दिया बाद में तो वो सेट ऑफ हो जाएगा। तो वेयर द डिग्री ऑफ अमाउंट एनी compensation or damages has been passed by the court, passed by any court in favor of any agreed person, the amount, if paid, payable in pursuance, shall be set off against any order payable under such degree, and the decree shall, notwithstanding anything contained in a CRPC 90 any other law for timing use, shall be executed. Balance shall be left left amount, if any, left after such set off। तो क्या है कि अगर उसने कुछ रिलीफ लिया, अगर उसने इस वाले तो एक्ट में कुछ रिलीफ मांगा, तो वो रिलीफ मांगने के बाद ऐसा नहीं है कि कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड वो दूसरा सूट फाइल नहीं कर सकती, लेकिन अगर उसने दूसरा सूट फाइल किया तो जो अमाउंट यहाँ पे दे दिया गया है वो सेट ऑफ होगा, या वहां कुछ दे दिया गया होगा फिर यहाँ फाइल किया तो सेट ऑफ होगा, और जो बचेगा कंसिडरेशन के बाद उस सेट ऑफ करने के बाद वो यहाँ पे बैलेंस
अमाउंट जो बचा है वो दिया जाएगा। फिर जो भी एप्लीकेशन होगी वो सच फॉर्म एंड सच पर्टिकुलर्स में होगी जैसा कि प्रिस्क्राइब किया गया है। मतलब जितना नियरली पॉसिबल हो वैसे एक फॉर्मेट होगा कि उसी तरीके से वो एप्लीकेशन फाइल होना चाहिए। अब फिर उसके बाद जैसे मैजिस्ट्रेट को ये सब हो गया, इतना सब कुछ मिल गया, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, सबसे पहले डेट ऑफ हियरिंग फिक्स करेंगे और 3 दिन से ज़्यादा नहीं, मतलब 3 दिन के अंदर वो फर्स्ट हियरिंग स्टार्ट करेंगे, मतलब इनिशिएट करेंगे, फिक्स करेंगे, जिस दिन से उनको एक एप्लीकेशन मिली है। और जब फर्स्ट हियरिंग तो उनको 3 दिन में करनी है और फिर डिस्पोज़ ऑफ उन्हें कितने दिन में करना है, तो जिस दिन भी उनके पास वो एप्लीकेशन आई थी, उस दिन के 60 दिन के अंदर, 60 डेज़, 2 महीने के अंदर फर्स्ट हियरिंग से उनको वो केस भी पूरा डिस्पोज़ ऑफ करना होगा। अब सर्विस ऑफ नोटिस, तो नोटिस सर्विस किया जाएगा सेक्शन 12 में जो नोटिस उनको बोला है, मतलब रिस्पोंडेंट को जो नोटिस दिया जाएगा, तो वो कैसे कि मैजिस्ट्रेट प्रोटेक्शन ऑफिसर को बोलेंगे कि आप इसको सर्व करवाइए। और या तो किसी अदर पर्सन को भी बोल सकते हैं कि जैसे मैंने प्रिस्क्राइब करने के लिए बोला है, वैसे आप एक नोटिस सर्व कीजिए और विद इन अ पीरियड ऑफ 2 डेज़ और सच फॉर रीज़नेबल टाइम। मतलब अब जब 3 दिन में ही पहली बार उसको बुलाना है, तो मिनिमम आपको, मतलब मैक्सिमम 2 डेज़ में ही आपको फिर उसको समन्स भेजना पड़ेगी। समन्स ही बोलेंगे ना उसको, कि आप ये उसको मतलब आने के लिए बोलेंगे रिस्पोंडेंट को कि आप आइए। तो सबसे जल्दी हमें 2 डेज़ में करना पड़ेगा या फर्दर रीज़नेबल टाइम जो कुछ भी है, एज़ मे बी अलाउड बाय द मैजिस्ट्रेट फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट। फिर डिक्लेरेशन ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस बाय द प्रोटेक्शन ऑफिसर। अब कैसा है कि अगर उन लोगों ने एक बार नोटिस भेज दिया, तो फिर ये डिक्लेरेशन हो जाएगा और ये माना जाएगा कि जो नोटिस है, वो सही तरीके से भेज दिया गया है और शैल प्रूफ ऑफ दैट नोटिस वाज़ सर्व्ड अपॉन द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट और एनी अदर पर्सन, या तो रिस्पोंडेंट या जो भी एनी अदर पर्सन भी जिनको डायरेक्ट किया गया था कि इन पर्सन्स को भी आना चाहिए, इन पर्सन्स को भी रिस्पोंडेंट बनाना चाहिए, तो वो उन सबके लिए हो जाएगा अगर वो ये माना जाएगा कि प्रूफ है कि ये सर्विस हो गई थी। अनलेस अगर आप कॉन्ट्ररी प्रूफ कर पाएँ तो ही माना जाएगा, अदरवाइज़ ये जनरली प्रिजम्पशन हो जाएगी एक तरीके से। अब काउंसलिंग। अब मैजिस्ट्रेट को किसी भी स्टेज में प्रोसीडिंग कैसा लगता है कि रिस्पोंडेंट और एग्रीड पर्सन है, वो या तो सिंगली या जॉइंटली काउंसलिंग पे जा सकते हैं, किसी भी मेंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर जिनके पास तो ये क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है काउंसलिंग का, तो वो उनके लिए भेज देंगे। तो मैजिस्ट्रेट इश्यू मतलब सब सेक्शन में जो ऑर्डर्स है वो इश्यू कर देंगे और फिक्स करेंगे एक नेक्स्ट डे हियरिंग ऑफ सच केस विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ। तो 2 मंथ के अंदर ही उनको एक काउंसलिंग पे भेजा जाएगा। मतलब ये काउंसलिंग पे उनको भेजने का एक टाइम हो गया कि 2 मंथ के अंदर-अंदर उनको एक काउंसलिंग के लिए भेजा जाएगा, अगर उनको लगता है कि हाँ, आप भेज सकते हैं। फिर असिस्टेंट ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट, सेक्शन 15 बोलता है असिस्टेंट ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट। तो मैजिस्ट्रेट को सिक्योर करना हो जब भी सर्विस, प्रेफरेबली भी अ वुमन, कि वेलफेयर एक्सपर्ट की हमको एक रिक्वायरमेंट है या उसकी सर्विस चाहिए, तो प्रेफरेबली अ वुमन को ये किया जाएगा और इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो एग्रीड से रिलेटेड है या नहीं है। मतलब या तो उसके रिलेटिव भी हो सकते हैं वेलफेयर एक्सपर्ट या नहीं भी हो सकते, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसमें कौन-कौन से पर्सन हो सकते हैं, इंक्लूडिंग पर्सन एंगेज्ड इन प्रमोटिंग फैमिली वेलफेयर, जो फैमिली वेलफेयर्स पे काम करते हैं। जैसे फैमिली कोर्ट में भी कुछ लोग हैं होते हैं जो फैमिली की काउंसलिंग करते हैं, कि वो डिस्चार्ज करने में इनके फंक्शंस को हेल्प कर सकें, तो उनकी असिस्टेंस ली जा सकती है। फिर है प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन कैमरा। अब आपको याद होगा तो मैंने एससी-एसटी एक्ट में आपको बताया था, जो हमने इससे पहले पढ़ा था, कि वहाँ पे जो प्रोसीडिंग है वहाँ शैल था, कि वहाँ पे जो भी प्रोसीडिंग होगी, और वहाँ इसका अपोज़िट था। वहाँ पे था कि वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी प्रोसीडिंग की, ठीक है? तो उसमें याद रखिएगा कि उस वाले एक्ट में तो कैसा था कि जो भी प्रोसीडिंग होगी वो रिकॉर्ड की जाएँगी।
लेकिन यहाँ पे प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन कैमरा। इन कैमरा मतलब रहता है कि जनरल पब्लिक के लिए यहाँ पे ये प्रोसीडिंग जो होती है वो ओपन नहीं होती। मतलब सिर्फ जिन लोगों को मैजिस्ट्रेट अलाउ करेंगे या पार्टी जिन लोगों को चाहेंगी कि सिर्फ ये लोग रह सकते हैं, वही उस दौरान वहां पे रह सकते हैं, बाकी सबको वहां पे अलाउ नहीं किया जाएगा, जनरल पब्लिक वहां पे एक्सेस नहीं कर सकती। तो इफ द मैजिस्ट्रेट कंसिडर दैट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस सोवरेन, मतलब उनको लगता है कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं या फिर किसी पार्टीज ने रिक्वेस्ट किया है, आइदर पार्टी मतलब रिस्पोंडेंट भी हो सकता है या एग्रीड पर्सन भी हो सकता है, तो मे कंडक्ट द प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट इन कैमरा। अब राइट टू रिसाइड इन द शेयर्ड हाउसहोल्ड, तो सेक्शन 17 बोलता है राइट टू रिसाइड इन अ शेयर्ड हाउसहोल्ड। तो नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड any other law for the timing in force, every woman in a domestic relationship shall have the right to reside in the shared household, whether or not she has right title beneficial interest in the same। तो कैसा है कि शेयर्ड हाउस होल्ड में आपको रिसाइड करने का राइट भी मिल जाएगा कि आपको अगर वहां से निकाल दिया गया है तो आप वहां पे वापस जाके रह सकती हैं, भले ही आपका वहां पे कोई राइट है नहीं है, टाइटल है नहीं है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट है कि नहीं है। और एग्रीड पर्सन को कोई भी निकाल नहीं सकता या एक्सक्लूड नहीं कर सकता, बाहर नहीं कर सकता उस हाउस होल्ड से, और एनी पार्ट ऑफ इट बाय द रिस्पोंडेंट। अगर आपको करना भी है तो आपको अकॉर्डिंग करना पड़ेगा प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, जो लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया प्रोसीजर है उसी के अकॉर्डिंग, अदरवाइज नहीं आप वहां से निकाल सकते। तो सेक्शन 17 तक हमने इस वाले वीडियो में पढ़ लिया, नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 18 से पढ़ेंगे और मैं ये कोशिश करूंगा कि ये एक्ट अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाए।